दोस्तों आज हम बात करेंगे क्या अग्निवीर को कोई डिसेबिलिटी एंटाइटलमेंट लागू है। वे अग्निवीर जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उसके अंतर्गत अग्निवीर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और डिफेंस फोर्सेस के अंतर्गत या अग्निवीर भाई हैं या मेरी अग्निवीर बहनें हैं। अगर आपको ट्रेनिंग के अंतर्गत आपके शरीर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस दौरान होने वाले हादसे में क्या आपको कोई बेनिफिट मिलता है, या आप जब अग्निवीर बन के अपनी बटालियन, अपनी पलटन, अपनी यूनिट्स के अंतर्गत जाते हैं, या वो इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हो या एयरफोर्स या नेवी से, तो आप जब सर्विस करते हैं उस 4 साल की सर्विस के ड्यूरेशन में आपके शरीर के साथ कोई भी हादसा हो सकता है या आप डिसेबल हो सकते हैं, तो उस वाले हादसे में क्या आपको कोई डिसेबिलिटी एंटाइटलमेंट मिलता है या नहीं, या आपके शरीर के साथ कोई हादसा हो जाता है, पूर्णतः क्षति हो जाती है, आप बलिदानी हो जाते हैं या किसी भी कारण से आपकी मृत्यु हो जाती है अग्निवीर भाई, अग्निवीर बहनों की, तो उस वाले हादसे में क्या घर वालों को कोई बेनिफिट्स मिलते हैं, नेक्स्ट ऑफ किन को। इन बातों को आज समझने की कोशिश करेंगे। वे अग्निवीर मेरे भाई, वे मेरे अग्निवीर बहनें जो ट्रेनिंग में चोटिल हो जाते हैं और उनके बाद उनको टर्मिनेट किया जाता है या वो डिसेबल हो जाते हैं, क्या उनको कोई बेनिफिट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। क्या सेना उनको कोई बेनिफिट्स देती है, क्या मिलिट्री उनको कोई बेनिफिट्स देती है। आज उन्हीं चीजों का आज हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन दोस्तों वे मेरे अग्निवीर भाई, वे मेरे अग्निवीर बहनों से मेरा एक गुजारिश ही नहीं अपितु यहाँ पर एक विनती है कि आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार की रिलायबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके, और बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि आप एक सही तरीके से आप अपने करियर के प्रति सजग हो सके। आपके शरीर के साथ जो हादसा होता है उसके राइट्स को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फौज के अंतर्गत आपको इस प्रकार के राइट्स, इस प्रकार के कोई जो होते हैं जरूरी हमारी वेलफेयर बातें होती हैं, क्योंकि आपको काम बहुत ज्यादा होता है और इस बातें जानने के लिए आपको कोई टाइम नहीं मिल पाता है, या आप शर्माते हैं, हो सकता है, या आपको नहीं बताया जाता है। क्योंकि जब भी हम फौज के अंतर्गत जाते हैं, यानी कि हम जब रिक्रूट होते हैं तो हमसे फॉर्म भरा दिया जाता है, लेकिन फौज में भर्ती होने से पहले कोई भी चार्टर ऑफ ड्यूटी आपको बताई नहीं जाती है, यानी कि सेना के अंतर्गत आपसे कोई भी काम लिया जा सकता है। तो इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। वे मेरे अग्निवीर भाई और बहन जो कि ट्रेनिंग के दौरान चोटिल हो जाती हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे, या बलिदानी हो जाते हैं तो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, या सर्विस के दौरान कोई भी चोट लग जाती है, शरीर के साथ दुर्घटना हो जाती है, क्या सेना हमको बेनिफिट देती है या नहीं देती है। उन सभी चीजों को बात करेंगे, लेकिन वीडियो में लाइक और कमेंट से करना है, अपने बड़ी पीयर में इस वीडियो को शेयर करना है ताकि सभी लोगों को इस प्रकार की इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जब हम सेना में भर्ती होते हैं, अग्निवीर बनकर जाते हैं, तो हमारा टाइमिंग 4 इयर्स का है, जैसे कि सरकार द्वारा ये बनाया गया है। 4 साल के बाद आपको परमानेंट किया जाता है, यानी कि 25% इस प्रकार से जो सरकार का है दायरा कि आपको इतने % लिए जाएंगे और इतने % बाहर कर दिए जाएंगे। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए जहां अग्निवीर को मिलने वाले हादसे, जब भी हादसा हो जाता है उस हादसे में उनको 48 लाख रुपीस का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है। जैसे कि आपकी सर्विस पूरी नहीं है, यानी कि 4 साल से ज्यादा नहीं है, इसलिए आप परमानेंट सोल्जर नहीं है, तो आपको आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड का कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इस प्रकार they will not be eligible for army group insurance fund scheme और benefits। तो ओनली लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है 48 लाख, लेकिन उसके लिए भी शर्तें अलग अलग होती हैं। तो दोस्तों टर्मिनेशन और रिलीज फ्रॉम द सर्विस की कंडीशन में उनकी जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ सर्विस है, उनका जो अग्निवीर का है जैसे कि 4 साल है, तो अग्निवीर को सर्विस में टर्मिनेट किया जा सकता है, किसी भी टाइम किसी भी कारणवश से टर्मिनेट किया जा सकता है, या तो डिसिप्लिनरी एक्शन में किया जा सकता है, या मेडिकल कैटेगरी हो गए, डिसेबल हो गए, फौज के लायक नहीं है, तो उसमें आर्मी एक्ट 1950 के अंतर्गत उनको रिलीज और टर्मिनेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि क्या अग्निवीर
वॉलंटियर डिस्चार्ज ले सकता है क्या? वॉलंटरी ऑन रिक्वेस्ट पे क्या रिलीज हो सकता है? जब भी हम अग्निवीर रिक्रूट होते हैं तो उसमें जो है ये शर्त है कि आपको 4 साल सर्विस करनी ही करनी है, यानी कि आप रिलीज नहीं हो सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस पे ऐसा है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में पर्सनल इन्वॉल्व्ड अंडर दिस स्कीम में बी रिलीज्ड इफ सैंक्शन्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि जब भी आप रिलीज होना चाहते हैं तो एप्लीकेशन लिखेंगे और वो अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको घर भेजें या नहीं भेजें। तो इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। मैं अग्निवीर भाइयों और बहनों से ही गुजारिश करूंगा कि आप भगोड़ा वाले जी से काम मत कर देना सेना में जाकर। जब भी आपको रिलीज होना है तो आप एक सेना के अंतर्गत एक चैनल होता है, एक प्रॉपर एक चैनल होता है, उसके माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं और शायद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको रिलीज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन जो रिलीज एट ऑन रिक्वेस्ट पीरियड टू कंप्लीशन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अग्निवीर इज नॉट परमिटेड, लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, क्या किसी अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है या वो बलिदानी हो जाता है? मृत्यु किसी भी कारण से हो सकता है या वो बलिदानी हो जाता है। तो उस वाले केसेस में अग्निवीर की जो अग्निवीर का जो है गवर्नमेंट के प्रोविजंस के अनुसार जो है यहाँ पर पेंशन रेगुलेशन फॉर आर्मी, उसमें जो है टाइम टू टाइम इसमें सरकार के द्वारा चेंजमेंट किया जा सकता है और उस पर जो है यहाँ पर किस प्रकार से उनको यहाँ पर कंपनसेशन दिया जाएगा डेथ पर, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। सरकार इसमें बदलाव करते रहेगी या मिलिट्री इसमें बदलाव करती रहेगी, लेकिन सरकार पहले बदलाव करती है तभी मिलिट्री बदलाव करती है। तो इसी प्रकार उनको फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिल पाएंगे। लेकिन सरकार मिलिट्री ने इसको कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग रखा है, कैटेगरी एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में रखा गया है। वे सभी जवान इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के मेरे भाई और बहन इन बातों को गौर से सुने कि जब भी किसी अग्निवीर की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, किस कारण से? नेचुरल केसेस से हो जाती है, नेचुरल केसेस में होती है, नेचुरल कॉज में होती है। तो उस पर क्या होता है, वो ना तो एट्रिब्यूटेबल है या ना एग्रीवेटेड है, यानी कि मिलिट्री सर्विस के द्वारा ना ही उसके साथ कोई हादसा हुआ है या मिलिट्री के कारण उसको कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगी हुई है। तो इस कारण में उनको यहां पर कैटेगरी एक्स में रखा गया है। अब नेचर कौन से हो सकते हैं? नेचुरल मतलब होता है मतलब अपने आप ही कोई बीमारी का लग जाना जिसका ताल्लुकात फौज से नहीं है, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारी। और वैसे ही अगर कोई घर छुट्टी आ रखा है, उसका बाइक में एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसका कारण फौज नहीं है क्योंकि वो फौज के कारण नहीं हुआ है, तो उस वाले हादसे में ये क्या होते हैं, कैटेगरी एक्स में रखे जाते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, धीरे धीरे हम आपको बताते जाएंगे। एक होता है कैटेगरी वाई, उसमें होता है डेथ ड्यू टू कॉजेज विच आर एक्सेप्टेड एज एट्रिब्यूटेबल और एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस और ड्यू टू एक्सीडेंट्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। इसको कलेक्ट कैटेगरी वाई के अंतर्गत रखा गया। इसके कहने का मतलब है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। जब किसी अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है, अग्निवीर है या अग्निवीर भाई है या अग्निवीर बहन है, तो उस वाले केसेस में या तो उनके एट्रिब्यूटेबल के कारण डेथ होती है या एग्रावेटेड के बाद डेथ होती है, या कि फौज वो बीमारी से उनकी डेथ हो जाती है जिसका कारण फौज है, जिसका कारण फौज है। इस कारण से या एक्सीडेंट हो। अब एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? मान लिया फौज में अग्निवीर है, अग्निवीर को टीडी भेजा गया, तो अग्निवीर जब टीडी गया तो फौज की ड्यूटी के लिए गया। जब टीडी गया तो उसके दौरान उसके साथ कोई हादसा हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया या पब्लिक में कहीं गैदरिंग में पब्लिक में फंस गया टीडी के दौरान, तो इस वाले हादसे में अगर शरीर के साथ कोई दुर्घटना होती है या मृत्यु हो जाती है तो उस वाले कारण में उसको यहाँ पर कैटेगरी वाई में रखा जाएगा। एक होता है कैटेगरी जेड, मतलब डेथ ड्यू टू एक्ट्स ऑफ वायलेंस। वायलेंस में मतलब होता है वायलेंस, जैसे श्रीनगर एरिया में, कश्मीर जैसे इलाके में
वहां क्या होते हैं, वायलेंस होते हैं। नॉर्थ ईस्ट इलाके में आप पोस्टेड हो तो वहां क्या होते हैं, वायलेंस होते हैं। जैसे कि मणिपुर आजकल हो रहा है ना, तो कई महीनों सालों से हो रहा है, तो यहाँ पर जो है महीनों से हो रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार के झड़प होते रहते हैं, तो वायलेंस होते रहते हैं। वायलेंस का मतलब है कि आप कहीं पर ड्यूटी में गए, तो वहां पर जैसे ही आप अपनी ड्यूटी दे रहे थे, आप कॉन्वॉय के ऊपर जो गाड़ी होती है उसके ऊपर तुम्हारा सर था, आधा शरीर बाहर था, आधा शरीर नीचे है, आपने हेलमेट पहना था, ठीक है ना, गॉगल्स लगाए थे आपने, लेकिन किसी ने आपको पत्थर मार दिया, तो इस वाले केसेस में उसको वायलेंस में करार दिया जाएगा। और या अटैक बाय टेररिस्ट, या तो दुश्मन से कोई अटैक कर दिया गया, कैसे भी अटैक हो सकता है, या एम्बुश के दौरान हो सकता है, या आप किसी CICT में ड्यूटी दे रहे हैं, काउंटर इंसर्जेंसी या काउंटर टेररिज्म वाले इलाके में आप ड्यूटी दे रहे हैं, तो वहां पर अटैक हो सकता है। या तो सस्पेक्टेड अटैक हो सकता है, या बिल्कुल खुलकर सामने अटैक हो सकता है। एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स मतलब क्या होता है, एंटी सोशल मतलब यही होता है कि तो उसने क्या भीड़ में से पत्थर उठाया, ले तम मार दिया पत्थर से, और उसका सर फूट गया जवान का, अग्निवीर का, ये तो उसको कैटेगरी जेड में रखा जाएगा। हादसे पे डिपेंड करता है। ड्यूरिंग बॉर्डर स्क्रीमिसेस, यानी कि बॉर्डर के दौरान जो भी झड़प हो जाती है, तो झड़प वाले केसेस में ये हादसे में कैटेगरी जेड में रखा जाएगा। जब युद्ध चल रहा हो तो युद्ध वाले सिचुएशन को भी कैटेगरी जेड में रखा जाएगा। अगर विदेश भेजा गया है तब भी उसको कैटेगरी जेड में रखा जाएगा। या सिविल पावर के अंतर्गत कोई हादसा हो जाता, सिविल पावर हो गया। सिविल पावर का मतलब क्या हुआ, सिविल पावर का मतलब हुआ कि जैसे टीडी गया या कहीं पर ड्यूटी में है, जैसे मतलब कश्मीर जैसे इलाके में ड्यूटी में है, नॉर्थ ईस्ट में ड्यूटी में है, फील्ड में ड्यूटी में है, तो ड्यूटी में है, तो वहां पर क्या हुआ, किसी ने आतंकवादियों ने, किसी ने आया वहां पर बम ब्लास्ट कर दिया, तो बम ब्लास्ट में वे अग्निवीर जो ड्यूटी में है या अग्निवीर बहनें जो ड्यूटी में है, तो उस बम ब्लास्ट की चपेट में आ गए, तो वो क्या होंगे, कैटेगरी जेड में आएंगे। इन बातों को समझना। या ऑपरेशन के लिए डिटेल गए, पर्सनली ऑपरेशन के लिए जब डिटेल किया गया, कोई कॉर्डन चल रहा है, कॉर्डन या सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन के दौरान होने वाले हादसे वो कैटेगरी जेड में इंक्लूड होंगे। तो इन बातों को समझना है। अब बात करते हैं कंपनसेशन फॉर डिसेबिलिटी। बात वही होती है जो एक मिलिट्री के सोल्जर्स के लिए लागू होती है। कैटेगरी एक्स और वाई जेड जो हम बोल रहे हैं, ये वही चीज है जो एक मिलिट्री के परमानेंट सोल्जर के लिए ऑथराइज होती हैं। आर्मी एक्ट में जो एक परमानेंट सोल्जर में होती हैं, वही अग्निवीर के लिए भी ऑथराइज होती है। लेकिन मैटर है कंपनसेशन का, लेकिन कंपनसेशन का मैटर अलग है। अब बात करते हैं कंपनसेशन इन केस एन इंडिविजुअल इज प्लेस्ड इन ए परमानेंट। जब इंडिविजुअल को परमानेंट केसेस में लिया जाएगा, तो लो मेडिकल कैटेगरी, जब भी वो परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हो जाएगा, तो वहां पर क्या करेगी, जो मेडिकल अथॉरिटी होती है आपको एक डिसेबिलिटी ऑथराइज करती है। डिसेबिलिटी परसेंटेज कौन करता है, डॉक्टर के बाद ओपिनियन लिखा जाता है। किसी भी डिजीज हो गई या चोट लग गई या फटक लग गई, दुर्घटना हो गई, आप हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने आपको एनालिसिस किया, आपका ट्रीटमेंट किया, लेकिन लॉन्ग ट्रीटमेंट चलना है। लेकिन अग्निवीर को लॉन्ग ट्रीटमेंट चलने के लिए आपको तो फिर घर भेजना पड़ेगा। तो घर भेजने वाले केसेस में पता है डॉक्टर को कि इसका लॉन्ग ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन फौज के लायक अब नहीं रहेगा, तो इस केसेस में डॉक्टर उसको घर भेज देगा या उसका कमांडिंग ऑफिसर घर भेज देगा उसको। तो उस वाले हादसे में आप जाओगे स्टेट सेक्शन में, बोर्ड सेक्शन में, आपको वहां पर एक मेडिकल अथॉरिटी होगी, प्रेसिडेंट और बोर्ड मेंबर्स होंगे, आपको डिसेबिलिटी वहां पर असेस्ट करेंगे। लेकिन डिसेबिलिटी आपके शरीर के साथ जो दुर्घटना हो रखी है, जो क्षति हो रखी है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या बीमारी डिजीज को डायग्नोसिस किया गया, उसके आधार पर डिसेबिलिटी परसेंटेज दिया जाएगा। तो वहां पर जो है या तो एट्रिब्यूटेबल होता है या अग्रावेटेड होता है। एट्रिब्यूटेबल और अग्रावेटेड कौन घोषित करता है, वही मेडिकल अथॉरिटी घोषित करती है, जहां पर बोर्ड होता है, मेडिकल अथॉरिटी होती है। तो इन केस ऑफ डिसेबिलिटी एट्रिब्यूटेड अग्रावेटेड ड्यू टू सर्विस कंडीशन, वो सर्विस के कंडीशन के आधार पर हो सकता है। वन टाइम एक्स ग्रेशिया, उनको क्या मिलेगा, वन टाइम एक्स ग्रेशिया मिलेगा।
और कौन कौन से किस प्रकार से ग्रांट होगा? जो बिटवीन यानी कि 20% से लेके 49% को ब्रॉडबैंड टू 50% किया गया, यानी कि डॉक्टर ने जब लिख दिया 20%, उसको क्या माना जाएगा? 50% माना जाएगा। लेकिन 20% से कम डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर 19% भी अगर डिसेबिलिटी है तो फिर आपको एक्स ग्रेशिया नहीं मिलेगा, यानी कि डिसेबिलिटी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा जब आपका 20% से कम है। इन बातों को समझना। फिर रिपीट करता हूं दोबारा, 20% से कम डिसेबिलिटी परसेंटेज होने पर एक्स ग्रेशिया अग्निवीर भाई अग्निवीर बहन को नहीं मिलेगा। 20% होने पे ब्रॉडबैंड टू 50% होगा। उसी प्रकार अगर 50% लिखा गया है तो 75% तक उनका 75% कॉल होगा। अगर 76% है तो 100% उनका कॉल होगा, जो कि ब्रॉडबैंड होगा। इन बातों को समझना है। अब बात करते हैं कि अग्निवीर भाई या अग्निवीर बहनों की अगर डेथ हो जाती है किस कारण से? कैटेगरी वाई और जेड के कारण हो जाती है। कैटेगरी वाई और जेड मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं कि क्या है। तो उस वाले केसेस में यहां पर इंश्योरेंस कवर मिलता है 48 लाख रुपीस का। क्या मिलता है? इंश्योरेंस कवर मिलता है। और एक्स ग्रेशिया मिलता है, जिसमें कितना मिलता है? 44 लाख रुपए वन टाइम एक्स ग्रेशिया अवार्ड होता है। ये कब होता है? जब डेथ हो जाती है। किसके कारण? फौज के कारण होती है। फौज शामिल होती है तब की बात हो रही है, फौज के कारण हुआ है। ठीक है ना? फुल पे और अनसर्व्ड पीरियड अप टू 4 इयर्स। ठीक है ना? वेब डेट ऑफ डेथ, यानी कि कितना? डेट ऑफ डेथ से, इंक्लूडिंग सेवानिधि कॉम्पिटेंट, सेवानिधि के अंतर्गत। तो बैलेंसेस अकोमेंटेड ऑन डेट इन इंडिविजुअल सेवानिधि फंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूशन, जो गवर्नमेंट इंडिया की कंट्रीब्यूशन है उसके अनुसार। लेकिन जिनका डेथ कैटेगरी एक्स, डेथ इन सर्विस नॉट ऑन ड्यूटी, जिनका डेथ जो है सर्विस के दौरान नहीं हुआ है, सर्विस के मतलब सर्विस के कारण नहीं हुआ है, फौज के कारण नहीं हुआ है, वे जवान, वे अग्निवीर बहनें जिनकी डेथ फौज के कारण नहीं हुई है, तब क्या होगा? तब वाले हिसाब से में भी इंश्योरेंस कवर 39 लाख रुपए मिलेगा। और बैलेंस अकोमोडेटेड एज ऑन डेट इंडिविजुअल सेवानिधि फंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूशन। तो इन बातों को समझना है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर किसी जवान को, अग्निवीर बहनों को चोट लग जाती है, फटक लग जाती है, या किसी फौज के कारण हुए बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, तो वो एट्रिब्यूटेबल या अग्रावेटेड हो सकते हैं। तो उस वाले में वन टाइम एक्स ग्रेशिया मिलता है 44 लाख, 25 लाख और 15 लाख रुपए मिलता है, लेकिन डिसेबिलिटी परसेंटेज के आधार पर मिलता है। लेकिन उसकी बात हम आगे करेंगे कि किस हिसाब से मिलता है। वहीं पर जो है फुल पे अनजर्व्ड पीरियड अप टू 4 इयर्स, वेब डेट ऑफ डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेवानिधि कॉम्पिटेंट, वो सारे मिलते हैं। बैलेंस जो आपका मिलता है वो भी आपको दिया जाएगा। लेकिन जिसका 100% डिसेबिलिटी, मान लिया किसी जवान अग्निपुर की यहाँ पर कितनी परसेंटेज है? 76%। डॉक्टर ने लिखा ना, मेडिकल अथॉरिटी ने लिखा 76% लिख दिया, तो उसको कितना मिलेगा? सीधे 44 लाख रुपए। ठीक है ना? वैसे ही अगर किसी अग्निवीर और किसी अग्निवीर बहन के उसमें किसी डॉक्टर ने लिख दिया, यहाँ पर 50 लिख दिया परसेंट की 50% डिसेबल हो चुका है, तो उस वाले हादसे में उसको कितने मिलेंगे? 25 लाख रुपए आपको मिलेगा। और ये वन टाइम एक्स ग्रेशिया होगा। और वैसे ही अगर 50% से कम होता है, यानी कि ब्रॉडबैंड 50% होता है, तो उस वाले हादसे में 15 लाख रुपए वन टाइम एक्स ग्रेशिया दिया जाता है। मान लिया जाए अग्निवीर है, फील्ड एरिया में ड्यूटी दे रहा है, जैसे जेएंडके वाले इलाके में ड्यूटी दे रहा है, कि जब भी पहले जब युद्ध हुए थे तो उस समय जो है काफी ज्यादा पाकिस्तान या इंडिया की तरफ से बम डाल दिए गए थे। तो बम जो या माइन बिछा दिए गए थे, या तो अपने ही जवानों के द्वारा माइन बिछा गए भारतीय सेना की तरफ से, या पाकिस्तान आर्मी की तरफ से माइन बिछाए गए, या उनके तरफ से कोई बम छोड़े गए। तो इस प्रकार से जब भी आप फील्ड के ड्यूटी में होते हैं, हालांकि वहां पर साइन लगा दिए जाते हैं पोस्ट के अंतर्गत, लेकिन फिर भी अगर आपको आदेश मिलता है
कि आप यहाँ जाओ और माइन की चपेट में आ गए और पांव ही उड़ गया, तो मान लीजिए एक राइट पांव उड़ गया घुटने से नीचे, तो 60% डिसेबल है, साफ दिख रहा है 60% डिसेबल है। तो 60% कितना हो गया, ब्रॉडबैंड टू 75% हो गया। तो 75% हो गया, तो उस वाले हिसाब से आपको 25 लाख रुपए इसमें वन टाइम एक्स ग्रेशिया मिल पाएगा। और जब भी आप रिलीज होते हैं तो रिलीज वाले हादसे में आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पाके आप एक दूसरी नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शरीर फिट ना हो तो उससे समस्या तो होती है, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है जिसके साथ जीना है। तो इन बातों को समझना मेरे दोस्तों। इस बात से मैं अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो और लेके आऊंगा और ब्रीफ करके समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती है, एक बार में नहीं समझा सकते हैं। और वैसे ही ये सभी के लिए लागू है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाओं के लिए। फिर भी एक बार फिर से वीडियो लेके आऊंगा कि तब आपको फिर से समझ में आ जाए, कोई भी डाउट आपके साथ न रहे। फिर भी मेरे अग्निवीर भाइयों और मेरे अग्निवीर बहनों का कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है, उस कमेंट का जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। और साथ में एक चीज और बताता हूं, जब भी कोई अग्निवीर भाई या अग्निवीर बहनें अगर वो डिसेबल होती हैं, डिसेबल होने के केस में उनको घर रिलीज कर दिया जाता है, घर वापस भेज दिया जाता है, तो डिसेबिलिटी वाले केस में मेडिकल अथॉरिटी आपको असेसमेंट कम करती है। मान लीजिए डिसेबिलिटी आपको कम दी गई है, 19% डिसेबिलिटी दी गई है, जिसका कारण फौज है। यानी कि मान लीजिए फौज में अग्निवीर है, गेम खेल रहा था, फुटबॉल खेल रहा था, फुटबॉल खेलते खेलते उसके पांव में चोट लग गई और पांव फ्रैक्चर हो गया, या फुटबॉल खेल रहा था, फुटबॉल खेलते खेलते उसके जांग में चोट लग गई, ही जांग में कोई फ्रैक्चर हो गया, बॉक्सिंग खेल रहा था, बॉक्सिंग खेलते खेलते कहीं चोट लग गई या गर्दन में किसी ने मार दी, तो उस वाले हादसे में भी डिसेबिलिटी मिलेगी। लेकिन डॉक्टर के द्वारा अगर आपको डिसेबिलिटी का असेसमेंट कम दिया गया है मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा, तो आपको अपील करने का मौका मिलेगा। और जब आप एएफटी के अंदर यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के ट्रिब्यूनल में आप वहां पर केस कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। उस वाले केसेस में आपको जैसे ही रिलीज किया जाता है, रिलीज करते ही तुरंत आपने रिकॉर्ड में रिपोर्ट करना है, ताकि तुरंत ही आपने अपील करना है। अपील करने में आपने लेट नहीं करनी है। और जैसे ही आप अपील करेंगे तो दोबारा आपका रीअसेसमेंट होगा, दोबारा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और आपको एएफटी सोचेगी कि आपको किस प्रकार से डिसेबिलिटी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी है। अगर आपको नहीं मिलता है फिर आप दोबारा अपील कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो डेफिनेटली आपको हाई कोर्ट में आपने केस को दायर करना है, में आपको अपील करना है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में अपील करना है। इस प्रकार से जब भी आपको डिसेबिलिटी कम दी जाती है तो आपने जरूर यहाँ पर अप्लाई करना है, क्योंकि अपने राइट को कभी नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब आप फौज में गए थे तो आप फिट गए थे, लेकिन फौज से जब घर आए तो अब अनफिट आए, तो फिर किसके कारण हुआ? फौज के कारण हुआ। लेकिन फौज के कारण ही होना चाहिए, यानी कि अपने आप नहीं होना चाहिए, नकलीजेंसी को नहीं होनी चाहिए, शरीर के साथ नकलीजेंसी नहीं होनी चाहिए। यानी कि नकलीजेंसी का मतलब क्या है? आप घर छुट्टी आए, आपको बोला भी घर, आपको ब्रीफ किया गया, सेंट्रलाइज के अंतर्गत बताया गया, जब छुट्टी आ रहे थे इंटरेक्शन हुआ सीओ के साथ, आपको बताया गया असम के साथ, असे के साथ इंटरेक्शन हुआ, आपको भाई बताया गया भी घर जाके लिकर को कंजम नहीं करना है, और आपने बाइक को सही तरीके से चलाना है, हेलमेट पहनना है, ये सब चीज बताए जाते हैं आपको। लेकिन घर आके आपने बाइक धुतका दी और भयंकर तरह से आपका एक्सीडेंट हो गया, पांव टूट गया, हाथ टूट गया, तो कौन जिम्मेवार है? उसमें फौज जिम्मेवार नहीं है, उसमें हम खुद जिम्मेवार हैं। यानी कि जब हम किसी को ज्वाइन करते हैं तो उसमें पूरा अधिकार फौज का होता है शरीर का, और शरीर में अधिकार फौज का होता है, और हमारा अधिकार फिर नहीं रह जाता है, उस पर फौज का अधिकार होता है। फौज चाहे कुछ भी करा सकती है शरीर के साथ, लेकिन तुम नहीं कर सकते नकलीजेंसी अपने शरीर के साथ, क्योंकि हम अपने शरीर के साथ अगर कोई नकलीजेंसी कर रहे हैं तो हम अपने फौज को धोखा दे रहे हैं, अपनी यूनिट को धोखा दे रहे हैं, साथ में हम अपने देश को भी धोखा दे रहे हैं। क्योंकि हमारे शरीर को बनाने के लिए भारत सरकार ने पैसा खर्च किया है, मिलिट्री ने खर्च किया है, मिलिट्री ने ट्रेनिंग में खर्च किया है, क्योंकि एक आपको मजबूत सैनिक बनाने के लिए आपको ट्रेनिंग दी गई है। तो इन बातों को समझना
बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। ऐसी ही रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बड़े प्यार में शेयर कर सकते हैं और जरूर आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। और नेक्स्ट और वीडियो अग्निवीर के लिए लेके आएंगे। ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।